सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक मस्त चाइनीज़ ड्रामा। मुझे पता है आप सभी को ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो विदाउट किसी देरी के इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम अपनी फीमेल लीड शाओ ब्याओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने क्रश रॉबिन को प्रपोज कर रही होती है। वो अपनी मन की बात उसे कह देती है कि कैसे वो उसे बहुत टाइम से पसंद करती है। साथ ही वो उसे यहाँ पे एक लव लेटर भी लिख के देती है। लेकिन हम देखते हैं कि रॉबिन यहाँ पे उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो उसके लेटर को यहाँ पे फेंक देता है और कहता है कि ऑलरेडी मेरे दिल में कोई और है जिसे कि मैं पसंद करता हूँ। मतलब उसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से शाओबिया को मना कर दिया था। चाहे तो वो उसे यहाँ पे प्यार से भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, उसने यहाँ पे रूड तरीका इस्तेमाल किया। खैर, शाओबिया को ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो यहाँ पे अपने स्कूल के रियूनियन पार्टी में आई हुई थी। जब उसके क्लासमेट भी ये देखते हैं तो वो सभी लोग यहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। शाओबिया को ये देख के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो असल में यहाँ पे सिर्फ अपने क्रश रॉबिन के लिए आई हुई थी, ताकि वो उसे यहाँ पे अपने दिल की बात कह सके। लेकिन रॉबिन ने तो यहाँ पे उसे डायरेक्टली मना कर दिया। खैर, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वॉशरूम के लिए निकल जाती है। इसी होटल में हम अपने मेन लीड जिंगजाओ को देखते हैं, जिसे कि यहाँ पे किसी ने ड्रग कर दिया था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके इसके बारे में बोलता है और बोलता है कि किसी को यहाँ पे भेजो जो कि मेरी हेल्प कर सके। तभी उसकी नज़र यहाँ पे शाओबियाओ पे जाती है, जो कि यहाँ पे ड्रंक हालत में थी। वो जो कि पहले से यहाँ पे ड्रंक थी, वो उससे पूछती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। अब जिंगजाओ के ऊपर यहाँ पे ड्रग का असर होने लग गया था, तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने होटल रूम में लेके आता है, जहाँ पे ये दोनों ही नशे की हालत में एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। साफ साफ कहे तो एक दूसरे के साथ ये दोनों यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हम शाओबिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि वो इस रियूनियन में अपने क्रश रॉबिन को प्रपोज करने के लिए गई थी, लेकिन किसी और आदमी के साथ वो यहाँ पे सो के आ गई। खैर, वो इसी बात को सोच रही होती है कि तभी उसके सामने यहाँ पे एक वैन आती है। एक नहीं बल्कि चार वैन आई हुई थी, जिसके अंदर से कुछ बॉडीगार्ड्स यहाँ पे निकलते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि जिंगजाओ के ही बॉडीगार्ड थे, जो कि यहाँ पे शाओ को ही ढूंढ रहे थे। वो बेचारी तो यहाँ पे उन्हें देख के डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती उसे पकड़ के अपने वैन के अंदर बैठा देते हैं। फिर उसे जिंगजाओ के पास लेके आ जाते हैं। वो जब यहाँ पे जिंगजाओ को देखती है तो मन ही मन बोलती है कि ये आदमी थोड़ा सा मेरे से ओल्ड है, लेकिन हैंडसम बहुत है। आखिर ये क्या खाता है जिसकी वजह से इसकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। मतलब वो मन ही मन उसके हैंडसमनेस की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है। लेकिन जैसे ही जिंगजाओ उसे देखता है तो वो अपना मुंह मोड़ लेती है। वो उसे यहाँ पे डायरेक्टली कहती है कि सर देखिए, आपको कोई गलत फैमिली हो गई होगी। आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में उसे कह रही थी। तभी जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है, मुझे लगता है कि जिस भी पर्सन के बट पे यानी कि बम पे एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क होता है, शायद वो अपनी मिस्टेक को यहाँ पे एडमिट नहीं करते हैं। वो यहाँ पे शाओ की ही बात कर रहा था। कल रात को उसने यहाँ पे उसके बट पे वो बर्थ मार्क देख लिया था। शाओ जो कि जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। उसे यहाँ पे सब कुछ याद आ जाता है कि जिस भी पर्सन के साथ वो यहाँ पे कल रात को सोई थी वो और कोई नहीं बल्कि जिंगजाओ ही था। वो यहाँ पे उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे से चाहिए क्या, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। एक बार अगर हमारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारे स्कूल के सारे फीसेस पे कर दूंगा। अगर तुम्हें आगे कॉलेज में स्टडी करना है तो उसकी भी फ़ीस मैं पे कर दूंगा। कोई भी तुम्हें स्टडी करना है सभी के फ़ीस मैं पे कर दूंगा। तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाओ जो कि ये सुन के यहाँ पे हैरान थी, वो उसे यहाँ पे कहती है कि ये सब तो मैं खुद से भी कर लूँगी, आखिर मुझे तुमसे शादी क्यों करनी है ये सब के लिए। जिंगजाओ जो कि यहाँ पे अपने एक ही बात पे अड़ा हुआ था, वो यहाँ पे उसे कहता है कि जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी तब तक मैं तुम्हारी कोई भी एक कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। शाओ उसे यहाँ पे कहती है कि अच्छा फिर ठीक है, तो मुझे 10 मिलियन दे दो। उसे यहाँ पे लग रहा था कि अगर वो उससे यहाँ पे ज़्यादा पैसे मांगेगी तो वो यहाँ पे खुद ही उससे शादी करने के लिए मना कर देगा। बट तभी हम यहाँ पे जिंगजाओ को देखते हैं, जो कि तुरंत अपने कार्ड को निकाल के उसे देता है। कहता है कि इस कार्ड में अनलिमिटेड पैसे हैं, तुम जितने मर्जी चाहे उतने यूज़ कर सकती हो। और तुमने 10 मिलियन बोला ना, उसके पीछे 4-5 जीरो और लगा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। शाओ ये सुन के हैरान कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली क्यों ले लिया। फिर वो उसे यहाँ पे कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि असल में मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है कि देखो, तुम जिसे भी पसंद करती हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो मैं तुम्हारा माइंड अपने आप ही चेंज करा दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे पसंद करने लग जाओ। अगर फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं कर पाई, मैं तुम्हारा माइंड चेंज नहीं कर पाया, तो मैं गिव अप कर दूंगा और पीछे हट जाऊंगा। फिर तुम्हें जहाँ भी जाना है, जिसके भी पास जाना है, उसके पास जा सकती हो। श्याओ कहती है कि देखो ये सब बहुत ही ज़्यादा सडन हो रहा है, मुझे सोचने के लिए टाइम तो दो भाई। वैसे भी जो भी कल रात को हुआ प्लीज़ उसे भूल जाना। इतना कहते ही वो यहाँ पे तुरंत भाग के निकल जाती है। अगले ही सीन में हम उसे घर पे देखते हैं जहाँ पे उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर दोनों ही यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। उस पर गुस्सा करते हुए बोल रहे थे कि आखिर तुम कल रात को कहाँ पे गई थी, इतने टाइम से तुम आखिर बाहर कैसे रुक सकती हो। उसकी स्टेप सिस्टर जियांग उसे बोलती है कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, ज़रूर पैसों के लिए तुम अपना मुंह कहीं पे काला करा रही होगी। सेम अपनी माँ की तरह हो तुम, जैसी माँ वैसी बेटी। वो भी यहाँ पे आदमियों के साथ घूमती रहती थी। जो कि यहाँ पे अपनी माँ के बारे में बुरा नहीं सुन सकती थी, तो वो उसे यहाँ पे एक एप्पल फेंक के मारती है। कहती है कि मेरे बारे में जितना बोलना है तुम बोल सकती हो, लेकिन मेरी माँ के ऊपर तुम कैसे गई। इतने में ही इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। फादर और स्टेप मदर दोनों ही यहाँ पे इनके लड़ाई को सॉल्व करते हैं। स्टेप मदर उसे यहाँ पे कहती है कि देखो अपनी बहन की बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। अभी घर की सिचुएशन ही ऐसी है कि सभी लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हैं। हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। कुछ दिन पहले लोन शार्क वाले आए थे यहाँ पे पैसे लेने के लिए। तुम्हें तो पता ही है कि इन सालों में तुम्हारी मदर के मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे कितने ज़्यादा पैसे गए हैं। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उन सभी पैसों को चुकाओ। हमने पैसों के लिए मिस्टर वांग से बात करी है। उन्होंने यहाँ पे एक शर्त रखी है कि जब तक तुम उनसे शादी करने के लिए तैयार हो तो वो हमें 2 मिलियन देने के लिए तैयार है। वो ये सारी बात बहुत खुश होकर उसे यहाँ पे बता रही थी। कहती है कि इतने पैसों में तो तुम्हारी मॉम की सर्जरी भी हो जाएगी और साथ ही तुम्हारा जो कर्ज है वो भी चुक जाएगा। लेकिन श्याओ को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही डिस्गस्टिंग लुक के साथ यहाँ पे अपनी स्टेप मदर को देखती है। उसे यहाँ पे अपनी स्टेप मदर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो आखिर पैसों के लिए उसे कैसे बेच सकती है। वो यहाँ पे उन्हें कहती है कि अगर आपको पैसे ही चाहिए तो आप अपनी खुद की बेटी की क्यों नहीं शादी करा देती उनके साथ। स्टेप मॉम को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की। तुम्हें पता है ना इतने सालों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए कितना कुछ किया है। जब वो तुम्हें लेके मेरे पास आए थे तब उनके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। मैंने उनसे शादी की, उन्हें पनाह दिया, तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए, यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम के ऊपर भी मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। और अब बारी आ चुकी है कि तुम अपने इन सभी कर्ज को पूरा करो। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन है कि जितने भी हमने तुम्हारे ऊपर आज तक पैसे खर्च करे हैं तुम उन सभी पैसों को हमें रिटर्न कर दो, या फिर चुपचाप जाके मिस्टर वांग के साथ शादी कर लो। तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तो अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मिस्टर वांग के साथ शादी कर लो। देखो अगर तुमने यहाँ पे भागने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें पकड़ लूँगी और फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटूँगी, याद रखना। मतलब उसकी स्टेप मॉम यहाँ पे एक तरीके से उसे धमकी दे रही थी। शाओ के फादर यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम यहाँ पे उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। यानी कि इस घर में शाओ के फादर की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। शाओ को भी ये बात यहाँ पे समझ में आ जाती है और उसे ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पे उनसे पूछती है कि आपको कितने पैसे चाहिए। स्टेप मॉम उन्हें यहाँ पे बोलती है 5 मिलियन, इसमें से एक भी रुपए कम नहीं होने चाहिए। शाओ कहती है अच्छा 5 मिलियन, बस 5 मिलियन ही आपको चाहिए, ठीक है मैं एक फ़ोन कॉल करती हूँ और पैसे तुरंत मेरे पास आ जाएंगे, देखना। वो सीधा अब यहाँ पे जियांग जाओ को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी डील के लिए तैयार हूँ, यानी कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या तुम मुझे अभी के अभी 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर सकते हो? मुझे इसकी ज़रूरत है। जिंगजाओ जो कि यहाँ पे उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं पूछता कि उसे क्यों चाहिए पैसे, वो यहाँ पे तुरंत उसे कह देता है कि ठीक है मैं अभी तुरंत ट्रांसफ़र कराता हूँ। अब वो यहाँ पे बैठ के उसके पैसे का ही इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसके पास आएंगे। इतने में ही उसकी बहन यहाँ पे उसे कहती है, वो एक तरीके से उसे यहाँ पे चिढ़ाते हुए कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें 5 मिलियन देगा भी। अगर तुम्हें 5 मिलियन मिलते हैं तो मैं ज़मीन पे घुटने के बल बैठ के तुम्हारे जूते चाटूंगी। वो यहाँ पे उसे चैलेंज कर रही थी। शाओ भी यहाँ पे लाइक चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ मैं तुम्हारा, इसे याद रखना। तभी उसके अकाउंट में जिंगजाओ यहाँ पे 5 मिलियन कर देता है। वो सभी को ये दिखाती है। सभी लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। स्पेशली यहाँ पे स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, उनकी तो आंखें ही यहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। वो तुरंत यहाँ पे शाओ से 5 मिलियन मांगती है। शाओ यहाँ पे कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी आपकी बेटी को
अपना चैलेंज भी तो कंप्लीट करना है, चलो अब मेरे जूते यहाँ पे चाटो। उसके स्टेप सिस्टर इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब अब बात उसके यहाँ पे इज्जत पे आ गई थी, तो वो ये सब करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं थी। शाओ कहती है कि अगर तुम अपने प्रॉमिस को यहाँ पे निभा नहीं सकती हो तो ऐसा लगता है कि मुझे ये पैसे अपने साथ ही लेके यहाँ से जाना होगा। इससे पहले कि वो यहाँ पे जाती, स्टेप मॉम उसे यहाँ पे रोक लेती है और फिर अपनी बेटी को यहाँ पे कहती है कि पैसों के लिए प्लीज ये कर लो, एक ही बार तो तुम्हें ये करना है, उसके बाद फ्यूचर में तो हम इससे निपट ही लेंगे। अब ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पे अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। वो घुटने के बल तो यहाँ पे बैठ जाती है, बट वो यहाँ पे शाओ के जूते चाटने के लिए रेडी नहीं थी। ये देख के शाओ यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। इतने में ही उसके फादर यहाँ पे उठते हैं और कहते हैं कि शाओ देखो, तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, उससे ये सब मत कराओ। अगर तभी भी तुम ये चाहती हो तो उसके जगह मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पे नीचे बैठने लग जाते हैं, लेकिन शाओ उन्हें यहाँ पे रोक देती है। कुछ भी हो पर वो अपने फादर से थोड़ी ये काम कराने वाली थी। खैर वो यहाँ पे पैसे अपने स्टेप मॉम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देती है। पैसे देख के स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर दोनों ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो यहाँ पे सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करती है, कहती है कि अब से मेरा आपकी फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जितने भी कर्ज थे मैंने सभी कर्ज को चुका दिया है, इसीलिए मैं आपकी फैमिली से यहाँ पे रिश्ता तोड़ती हूँ। और रही बात मेरी मॉम की, तो मैं अपनी मॉम का इलाज खुद ही से करा लूँगी। इतना कहते ही वो अपना बैग पैक करती है और यहाँ से चली जाती है। अब वो यहाँ पे जा ही रही थी कि तभी उसे यहाँ पे पिक करने के लिए जियांग जाओ आता है। वो उसे यहाँ पे कहता है कि अब से हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पे ही रहोगी। वो यहाँ पे उससे पूछती है कि बट मेरी मॉम का क्या, मुझे अभी उनके पास जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी सर्जरी हो रही है। जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम की सर्जरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है और वो सक्सेसफुल भी हो गई है। मैंने सारे पे कर दिए हैं और अभी उन्हें बस रेस्ट की ज़रूरत है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने उनके इलाज के लिए उन्हें अभी के लिए स्विट्ज़रलैंड भेज दिया है। जैसे ही वो ठीक होती है तो हम दोनों ही साथ में जाएंगे और उन्हें पिक कर लेंगे। शाओ यहाँ पे कहती है कि बट ये सब तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आखिर मैं ये सब को अफोर्ड कैसे कर पाऊँगी। वो उसे यहाँ पे कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें पैसों की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ पे जिंगजाओ के घर आ जाते हैं। अब उसके इतने बड़े घर को, इतने आलीशान घर को देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान और खुश दोनों थी, क्योंकि ऑफ कोर्स अब से वो इसी घर में तो रहने वाली थी। वो मन मन में ही यहाँ पे सोचती है कि लगता है शादी के लिए हाँ करके यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया। यह आदमी दिखने में थोड़ा सा तो ओल्ड है, लेकिन ये हैंडसम भी है। जिंगजाओ उसे यहाँ पे घर के सारे रूम्स के बारे में बताता है और चाबी देते हुए उसे यहाँ पे कहता है कि ये घर अब से तुम्हारा है, तो तुम जहाँ पर भी रहना चाहती हो उस रूम में तुम रह सकती हो। तभी उसे यहाँ पे किसी का कॉल आता है। वो यहाँ पे कॉल पिक करता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे किसी फीमेल से बात कर रहा है। शाओ जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे मन मन में कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इसका अपने शादी के पहले दिन ही किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, बट मुझे ये सबसे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, इसे जिसके भी पास जाना है ये जा सकता है। अगले सीन में हम यहाँ पे जिंगजाओ को देखते हैं, जो कि एक लड़की क्विंग वांग से यहाँ पे मिलने के लिए आया हुआ था। थोड़ी देर पहले वो भी जिस लड़की से कॉल पे बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यही लड़की थी। आते ही वो यहाँ पे परेशान होकर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। वो लड़की क्विंग वांग रोते हुए उसे यहाँ पे गले लगा लेती है। उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम किसी और के साथ शादी कर रहे हो, मैं नहीं चाहती तुम किसी और के साथ शादी करो, प्लीज़ क्या तुम इस शादी को तोड़ नहीं सकते हो। जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है कि देखो तुम मेरी सिचुएशन समझ सकती हो, मेरी फैमिली कभी भी हम दोनों की शादी के लिए रेडी नहीं होंगी, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई तो रिलेशन था जो कि अब शायद किसी रीज़न की वजह से जिंगजाओ ने यहाँ पे तोड़ दिया था। खैर इनके बीच में क्या रिलेशन था, क्यों जिंगजाओ ने यहाँ पे ऐसा किया, इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। क्विंग वैन यहाँ पे उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसे अपने गले लगा लेती है और धीरे धीरे उसके क्लोज जाती है उसे किस करने के लिए, लेकिन जिंगजाओ उसे यहाँ पे रोक लेता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना। क्विंग वैन उसे यहाँ पे कहती है कि तुम्हें पता है मैं जब भी सोचती हूँ तुम्हें किसी और वुमेन के साथ, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, मेरा दिल ही यहाँ पे ऐसा लगता है कि टूट जाता है।
वो यहाँ पे बहुत रोती है। जिंगजाओ को मनाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पे किसी और से शादी ना करे, बट जिंगजैंग यहाँ पे उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। वो अपने घर आता है, जहाँ पे वो आते ही सीधा शाओ के रूम में घुसता है। शाओ जो कि यहाँ पे सो रही थी, नींद में वो यहाँ पे करवट लेती है, जिससे कि उसका पैर यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है और सीधा जिंगजैंग के पैर के ऊपर लगता है। अब जैसे ही वो यहाँ पे उसके नेकेड पैर को देखता है तो उसे यहाँ पे कुछ होने लग जाता है। वो मन ही मन में कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है। किसेस और टचेस तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते रहते हैं। इतना कहते ही वो धीरे धीरे यहाँ पे शाओ के क्लोज जाने लग जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ पे पास जाके उसे किस कर पाता, तभी शाओ की यहाँ पे आंख खुल जाती है। वो अचानक से जिंगजाओ को अपने क्लोज देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत चिल्लाती है और लात मार के उसे यहाँ पे अपने आप से दूर करती है। जिंगजाओ जो कि सीधा जाके यहाँ पे जमीन पे गिरता है। वो यहाँ पे उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम अपने हस्बैंड को लात कैसे मार सकती हो। शाओ उसे यहाँ पे कहती है कि हस्बैंड है तो क्या, तुम्हें किसने बोला कि तुम मेरा फ़ायदा उठा सकते हो। और वैसे भी हमारी शादी पेपर वर्क में हुई है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, जिसमें कि साफ साफ हम दोनों ने यहाँ पे अग्री किया था कि अगर हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है तो विदाउट किसी के परमिशन के हम एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते हैं। जिंगजाओ को अपनी गलती का यहाँ पे रियलाइजेशन होता है, तो वो यहाँ पे उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से कभी भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा। इतना कह के वो यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पे उसे ये ज़रूर बोलता है कि वैसे तुम्हारा नाइट गाउन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। शाओ तुरंत ही यहाँ पे गेट को लॉक कर देती है। उसकी हार्ट बीट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी। खुद से वो यहाँ पे पूछने लग जाती है कि कहीं मैं उसे पसंद तो नहीं करने लग गई। आखिर क्यों उसे अपने इतने क्लोज देख के मेरी हार्ट बीट यहाँ पे अचानक से तेज़ हो गई थी। शाओ तुम्हें अपने ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। वो अपने आप को बहुत यहाँ पे मनाती है। अगले दिन जैसे ही वो यहाँ पे उठती है तो सभी मेट्स उसे यहाँ पे घेर लेते हैं। मतलब उससे वो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि उसे क्या खाना है, वो क्या पहनने वाली है, मतलब उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी ये लोग यहाँ पे करते हैं। शाओ अपने मन मन में यहाँ पे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ड्रामे में हूँ या फिर नॉवल में हूँ। ये सब तो सिर्फ ड्रामे में ही पॉसिबल है। आखिर मुझे नहीं पता था कि एक यंग मिस्ट्रेस होने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बड़ा आलीशान घर, नौकर चाकर जो कि सब मेरे आगे पीछे से घूमते हैं। मतलब वो अपने अब इस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, सेटिस्फाइड थी। अगले सीन में हम उसे देखते हैं जहाँ पे वो चैन से खा ही रही होती है कि तभी बॉडीगार्ड आके उसे यहाँ पे बताता है कि यंग मास्टर के मॉम और डैड यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए। ये सुन के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तुरंत तैयार होके वो यहाँ पे जियांगजाओ के साथ उसके पेरेंट्स से यहाँ पे मिलती है। अब कुछ देर तक तो उसके पेरेंट्स यहाँ पे शाओ को ऐसे घूरते हैं जैसे वो दूसरे दुनिया की एलियन है। शाओ मन मन में यहाँ पे कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है इन्हें देखने से कि इन दोनों को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि मैंने इनके लड़के को यहाँ पे सेड्यूस किया है। पर असल बात तो ये है कि इनका बेटा खुद यहाँ पे मेरे से भीख मांग रहा था शादी करने के लिए। खैर जिंगजाओ के पेरेंट्स यहाँ पे शाओ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उससे पूछते हैं उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है और क्या उसकी फैमिली को पता है कि उसने यहाँ पे उसके बेटे के साथ शादी करी है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे जिंगजाओ खुद ही दे रहा था। उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पे बोलते कि हमने तुमसे नहीं पूछा है, हमने शाओ से ये पूछा है। वो यहाँ पे उन्हें बताता है कि शाओ अब मेरी वाइफ है, तो वो क्वेश्चन के आंसर करे या फिर मैं क्वेश्चन के आंसर करूँ, दोनों एक ही है। उसकी मॉम यहाँ पे परेशान होके अपने बेटे को समझाती है कि बेटा देखो, तुम्हें तो पता है कि हमारी फैमिली हाउ फैमिली ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ होने नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी शादी कर लो। देखो अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं बना है। यही तुम्हारे पास टाइम है कि तुम इस शादी को तोड़ दो। जिंगजाओ यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं शादी नहीं तोड़ सकता हूँ, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। वो शाओ के पेट पे हाथ रखते हुए उन्हें बताता है कि शाओ अब प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुन के उसके पेरेंट्स के साथ साथ शाओ यहाँ पे खुद हैरान होती है। वो यहाँ पे आंख मार के उसे समझाने की कोशिश करता है तो शाओ समझ जाती है और उसके इस नाटक में उसका सपोर्ट करती है। वो भी ऐसे यहाँ पे प्रिटेंड करती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। जिंगजाओ के पेरेंट्स जो कि अभी यहाँ पे इन दोनों की शादी के खिलाफ थे, जैसे ही वो यहाँ पे प्रेगनेंसी वाली बात सुनते हैं तो अचानक से दोनों यहाँ पे खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो यहाँ पे उसकी मॉम थी। वो कहती है कि शाओ प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है, ये तो खुशखबरी की बात है। चलो जो भी कुछ हुआ उन सबको भूल जाओ। शाओ को हम अपने घर लेके जाते हैं, अपने मैंशन लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत से सर्वेंट हैं, उन्हें पता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का कैसे ख्याल रखा जाता है। उसके डैड भी इस बात से अग्री थे। दोनों ही यहाँ पे शाओमे की तरफ बढ़ते हैं
ताकि वो उसे अपने साथ अपने मैंशन लेके जा सके। लेकिन जिंग जाओ उन्हें यहाँ पे रोक लेता है। वो कहता है कि इसे पुराने घर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो मैंशन बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पे जगह जगह से नॉइज़ेस आते रहते हैं, इससे इसका ध्यान भटकेगा और ये परेशान हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये मेरे साथ मेरे घर पे ही रहे और यहीं पे मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख लूँगा। उसके डैड कहते हैं ठीक है फिर तुम इसका ख्याल अच्छे से रखना, अब हम यहाँ पे जाते हैं। मॉम डैड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ ही हूँ। उसके पेरेंट्स के जाते ही हम देखते हैं कि श्याओ यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। कहती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें पता है झूठ बोलना कितना ज़्यादा बुरा होता है, भगवान भी इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम अपने पेरेंट्स के लिए बच्चा कहाँ से लाते हो। अब वो यहाँ पे बहुत रूड तरीके से उसे बात कर रही थी तो जिंग जाओ यहाँ पे उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ और तुमने मेरे से 2 मिलियन रुपए मांगे थे किसी चीज़ के लिए। ये सुनते ही जियाओ यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती है, मक्खन लगाते हुए कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। रात को हम श्याओ को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से यहाँ पे बात कर रही थी। अब उन दोनों की बातों से हमें यहाँ पे जियाओ के बारे में एक बात पता चलती है, यानी कि उसके सीक्रेट के बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक सेलिब्रिटी है, मतलब फूड व्लॉगर है। डेली इंटरनेट पे वो कुछ ना कुछ पोस्ट यहाँ पे किया करती थी और उसके 10 मिलियन फॉलोवर्स भी थे, लेकिन आज तक उसने अपना फेस यहाँ पे किसी को भी नहीं दिखाया था। वो जब भी कभी वीडियो बनाती थी अपने फेस को कवर करके बनाती थी। एक मास्क था जिसे पहन के वो अक्सर वीडियो यहाँ पे बनाया करती थी। वो आज भी एक पोस्ट यहाँ पे करती है और तभी उसकी नज़र एक लड़के के मैसेज पे जाती है। इस लड़के का नाम जियांग था और उसने यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा मैसेज उसे किया था, लेकिन वो इन मैसेजेस को यहाँ पे इग्नोर कर देती है। इधर हम देखते हैं उसी जियांग नाम के लड़के को जो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे श्याओ का क्रश रॉबिन था और ये रॉबिन भी यहाँ पे जिंग जाओ का नेफ्यू निकला, यानी कि उसके बड़े भाई का बेटा। वो जब यहाँ पे अपने नेफ्यू जियांग को देखता है कि वो इंटरनेट सेलिब्रिटी को पसंद करता है, आए दिन उसकी फोटोज वगैरह यहाँ पे देखने लग जाता है, तो वो यहाँ पे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। कहता है कि इस लड़की ने आज तक अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाया, इसका मतलब यही है कि इसके फेस में कुछ गड़बड़ होगी। वो जियांग को यहाँ पे समझाता भी है कि देखो इन सब चक्करों में यहाँ पे मत पड़ो, तुम किसी को डेट करो, किसी के साथ घूमो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद से इनसे शादी करने के बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचना। तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिली एक सेलिब्रिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जियांग उसे कहता है कि मुझे पता है इसके बारे में, बट क्या करूँ, मेरी डम्पलिंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। वो यहाँ पे श्याओ की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा था। जिंग जाओ उसे यहाँ पे धमकी देते हुए कहता है कि देखो तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसे बंद कर दो, मुझे नहीं पसंद है कि तुम सेलिब्रिटी को ऑनलाइन ऐसे चेक करते हो, ये सब एक नंबर के फ्रॉड होते हैं और वैसे भी अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे फादर से इसकी शिकायत कर दूंगा। जियांग जिसकी अभी तक यहाँ पे फ़ोन पे नज़र थी, वो ये सुन के तुरंत अपने अंकल को देखता है। परेशान होके वो यहाँ पे उसे कहता है कि देखो अंकल प्लीज़ डैड को इसके बारे में मत बताना, वैसे भी मैं डैड से छुपने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद कि मैं ऑनलाइन सेलिब्रिटीज़ को देखूँ तो फिर मैं यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ, अब तुम जाओ और मुझे यहाँ पे सोने दो। वो यहाँ से जियांग जाओ को भगा देता है। जियांग जाओ जैसे ही रूम से बाहर आता है तो वो यहाँ पे अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो जो सेलिब्रिटी थी उसने यहाँ पे मास्क पहन रखा था, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ और मैंने कहीं तो देखा है, उसका चेहरा मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा था। खैर वो अपने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब वो नहाने के लिए यहाँ पे वॉशरूम आता है, लेकिन वॉशरूम में श्याओ को नहाता हुआ देख के वो यहाँ पे हैरान हो जाता है। श्याओ जो कि यहाँ पे उसे अचानक से देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, वो चिल्ला के उसे यहाँ पे बाथरूम से बाहर भगाती है। वो यहाँ पे उल्टा उसके ऊपर ब्लेम करते हुए कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई बाथरूम के अंदर है, तुम्हें नहाने से पहले डोर को लॉक कर लेना चाहिए था। श्याओ जब यहाँ पे नहा के बाहर आती है तो वो उस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, कहती है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो है ना, असल में तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो, तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, इसीलिए बार बार तुम मेरे क्लोज आने का बहाना बना रहे हो। जिंग जाओ यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और अगर वैसे भी मैंने तुम्हें नहाते हुए देख लिया तो क्या हो गया, तुम मेरी वाइफ ही तो हो। श्याओ को ये सुन के यहाँ पे गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। अब उसका मुंह बंद कराने के लिए जिंग जाओ उसे यहाँ पे अचानक से पकड़ता है, उसे दीवार पे पिन करता है और उसे किस कर लेता है। एक बार फिर से उसने यहाँ पे अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। श्याओ में उस पे यहाँ पे ब्लेम करने लग जाती है, कहती है कि आखिर क्यों बार बार तुम अपने प्रॉमिस को यहाँ पे तोड़ रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम लाइन को क्रॉस नहीं करोगे।
वो उसे यहाँ पे बताता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा, लेकिन तुम भी तो ढंग से बिहेव नहीं कर रही हो। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रहोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही किस करता रहूँगा। वो यहाँ पे फिर से उसे किस करके यहाँ से चला जाता है। बेचारी शाओ की तो यहाँ पे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। अगले दिन जिंगजाओ अपने ऑफिस के लिए और श्याओ यहाँ पे अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाते हैं। अब दोनों को साथ में यहाँ पे जियांग देख लेता है। वो अपने सर्वेंट से यहाँ पे शाओ के बारे में पूछता है। उसने शाओ का फेस नहीं देखा था, बस पीछे से ही उसने शाओ को देखा था। तो सर्वेंट उसे यहाँ पे बताता है कि वो मास्टर जिंगजाओ की वाइफ है। यहाँ पे हमें इन दोनों की बातों से ये भी पता चलता है कि जियांग जो है वो अपने अंकल जिंगजाओ को बहुत ही ज़्यादा मानता है। भले ही जिंगजाओ उसका अंकल है, लेकिन कभी भी उसने यहाँ पे जिंगजाओ को एज अ अंकल के रूप में नहीं देखा है। वो उसे अपना एक बड़ा भाई मानता था। खैर, वो यहाँ पे इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि जिंगजाओ ने शादी भी कर ली और उसे इसके बारे में बताया भी नहीं। अगले सीन में हम यहाँ पे जिंगजाओ को देखते हैं, जिसे कि अचानक से यहाँ पे अपने एक बॉडीगार्ड का कॉल आता है, जो कि यहाँ पे शाओ के साथ स्कूल आया हुआ था। वो बॉडीगार्ड उसे यहाँ पे बताता है कि कैसे शाओ के साथ यहाँ पे गलत हुआ। ये सुनते ही वो तुरंत यहाँ पे स्कूल के लिए आ जाता है। इधर हम शाओ को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में थी। प्रिंसिपल ने एज अ पनिशमेंट के लिए उसे नीचे बैठा के रखा हुआ था। असल में सीन यहाँ पे कुछ ऐसा था, श्याओ यहाँ पे अपने स्कूल लेट आई थी, जिसके वजह से टीचर उसके ऊपर सभी क्लास के सामने गुस्सा करने लग गए थे। अब टीचर तो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, वो बात तो अलग है, लेकिन तभी स्टूडेंट में से एक लड़का उसे यहाँ पे बुली करने लग जाता है टीचर के सामने। वो यहाँ पे उसे बहुत कुछ बोलता है कि इसके अंदर मैनर्स नहीं है, इसके पेरेंट्स नहीं है, और भी वो उसे बहुत कुछ सुनाता है। अब श्याओ, अगर वो लड़का उसके बारे में कुछ बोलता वो चुपचाप सुन लेती, लेकिन उसने यहाँ पे पेरेंट्स की बात छेड़ दी थी। उसे ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में यहाँ पे उसे एक पंच मारती है, जिससे कि उस लड़के के नाक से यहाँ पे खून निकलने लग जाता है। अब सभी लोग यहाँ पे उसी को इसके लिए ब्लेम करने लग गए थे, जिसके वजह से प्रिंसिपल भी यहाँ पे उसे पनिशमेंट देते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि जिंगजाओ यहाँ पे आ जाता है, जो कि आते ही सबसे पहले जियाओ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, कहीं उसे लगी तो नहीं। जियाओ उसे यहाँ पे बताती है कि हाँ, वो एकदम ठीक है। तभी वो यहाँ पे प्रिंसिपल के पास जाता है और उसका कॉलर ही पकड़ लेता है। वो यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसे पनिशमेंट देने की। अगर इसके पैर में प्रॉब्लम हुई या फिर इसके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ पे इस स्कूल के हेडमास्टर को भी बुलाता है। हेडमास्टर के ऊपर भी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। साथ ही वो यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे वार्निंग भी देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से शाओ के साथ यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ तो फिर वो यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ेगा और पूरे स्कूल को तहस महस कर देगा। इतना कहते ही वो यहाँ पे शाओ को अपने साथ लेके चले जाता है। शाओ, जिसे कि यहाँ पे अभी जो भी कुछ हुआ इस सबसे बहुत ही ज़्यादा टच फील हुआ था। पहली बार कोई था जिसने कि यहाँ पे उसका स्टैंड लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। साथ ही अब धीरे धीरे जिंगजाओ के लिए उसे यहाँ पे फीलिंग्स आने लग गई थी। घर आते ही वो यहाँ पे उसे थैंक्स बोलती है। जिंगजाओ उससे पूछता है कि क्या तुम सिर्फ मुझे थैंक्स ही बोलोगी। अब वो मन मन में यहाँ पे गलत सोचने लग जाती है। कहती है कि शायद इसे यहाँ पे किस चाहिए होगा। वो कहती है कि चलो ठीक है, एक किस ही तो करना है, कौन सा मेरा इसमें कुछ जाता है। वो सोफे के पास जाते ही यहाँ पे लेट जाती है। जिंगजाओ भी धीरे धीरे यहाँ पे उसके क्लोज आने लग जाता है। अब उसे यहाँ पे लगता है कि वो उसे किस करेगा, तो वो पहले ही इसके लिए रेडी हो जाती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका उल्टा होता है। जिंगजाओ उसे यहाँ पे कहता है कि तुम जो भी अपने इस छोटे से दिमाग में सोच रही हो उसे सोचना बंद कर दो। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं ये करूँगा। शाओ जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट सा फील करती है। खैर, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो अपने लैपटॉप में यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रही थी। उसने बहुत टाइम से यहाँ पे कुछ पोस्ट नहीं किया था, ना ही वो लाइव स्ट्रीम पे आई थी। तो सभी फैंस यहाँ पे उसके लिए वरिड हो गए थे और सभी उसे मैसेज कर रहे थे। वो एक एक करके सभी फैंस का यहाँ पे रिप्लाई दे रही थी। तभी इस रूम में यहाँ पे जियांगजाओ आ जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत अपना लैपटॉप बंद करके यहाँ से निकल जाए, ऐसे तो यहाँ पे उसे शक ही हो जाएगा। इसीलिए वो उसके सामने ही यहाँ पे लैपटॉप चलाती है, लेकिन छुपा के थोड़ा सा। वो अपनी इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में उसे नहीं बताना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ पे फिर से एक बार जियांग का मैसेज आता है, जो कि यहाँ पे उसे फेस रिवील करने के लिए बोल रहा था। शाओ को उसका डीएम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीपी लगता है, क्योंकि वो बार बार उससे एक ही बात यहाँ पे बोल रहा था। इसीलिए वो यहाँ पे उसके मैसेज वाले ऑप्शन को ही ऑफ कर देती है। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन जब वो यहाँ पे अपने स्कूल आती है तब उसकी टक्कर यहाँ पे उसके सीनियर
यानी कि रॉबिन से हो जाती है। दोनों की यहाँ पर टक्कर हुई थी जिससे कि श्याओ का फ़ोन यहाँ पे गिर गया था। वो जब श्याओ का फ़ोन उठाता है तो उसके वॉलपेपर को देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान था। इस वॉलपेपर में उसकी मम्मी और वो थी। जब वो यही कोई 5-6 साल की होगी तब उसने अपनी मॉम के साथ यहाँ पे फ़ोटो खींचा था, जिसे कि उसने एज अ वॉलपेपर अपने फ़ोन में यहाँ पे सेट कर लिया था। अब वो यहाँ पे ये वॉलपेपर देख के हैरान इसीलिए होता है क्योंकि एक बार जब वो यहाँ पे अपने फेमस इन्फ्लुएंसर डम्पलिंग की वीडियो यहाँ पे देख रहा था, यानी कि लाइव स्ट्रीम को वो जब देख रहा था, तब डम्पलिंग ने टाइम दिखाने के लिए अपने फैंस को अपना फ़ोन दिखाया था जिसमें कि उसने यही वॉलपेपर लगाया हुआ था। उसे अब यहाँ पे पता चल जाता है कि श्याओ ही उसकी वो डम्पलिंग है। अब ये देख के वो यहाँ पे हैरान और खुश दोनों था। आफ्टर क्लास के बाद वो तुरंत यहाँ पे श्याओ के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? तो चलो हम दोनों अब एक दूसरे को डेट करते हैं। श्याओ उसे तुरंत ही इसके लिए यहाँ पे मना कर देती है। साथ ही वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थी कि रॉबिन तो उससे यहाँ पे नफरत करता था, फिर अचानक से उसे क्या हो गया कि वो उसे यहाँ पे पसंद करने लग गया। खैर तभी उसकी एक क्लासमेट यहाँ पे दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे बताती है कि कैसे सोशल मीडिया में उसके खिलाफ यहाँ पे एक रूमर फैल चुका है जिसमें कि सब लोग उसे गोल्ड डिगर बोल रहे हैं। एक फोटो भी यहाँ पे अपलोड की गई थी जिसमें कि कार से कोई यहाँ पे उसे कार्ड दे रहा है, पर यहाँ पे उस आदमी का फेस दिखाया नहीं गया था क्योंकि वो कार में था। विदाउट उसका फेस देखे लोगों ने यहाँ पे उसे जज कर लिया कि वो गोल्ड डिगर है और वो जो आदमी कार से उसे कार्ड दे रहा है वो एक ओल्ड इंसान है, टकला है और बहुत ही ज्यादा अगली भी है। बट हम देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जियांग जाओ था, जो कि श्याओ को यहाँ पे कार्ड इसलिए दे रहा था ताकि वो जाके कुछ अपने लिए शॉपिंग कर सके। बट किसी ने इस फोटो को यहाँ पे गलत एंगल से लेके श्याओ को बदनाम करने के लिए इसे अपलोड कर दिया था। बट हम देखते हैं कि श्याओ को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि वो गलत नहीं है। रॉबिन जब ये देखता है तो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये सब किसने किया। एक बात मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज ना हो, इसका 2 नाम है यहाँ पे, एक जियांग एक रॉबिन, तो हम इसे यहाँ पे रॉबिन ही बुलाएंगे। वो श्याओ की मदद करने के लिए तुरंत इस बात का पता करता है और जल्द ही उसे यहाँ पे पता चलता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़के ने किया है जिसे कि श्याओ ने यहाँ पे पंच मारा था। बदला लेने के लिए उसने यहाँ पे श्याओ के खिलाफ रूमर्स फैला दिया था। खैर रॉबिन यहाँ पे इस चीज़ को हैंडल करता है। वो उस लड़के को डराता धमकाता है, मारता है, साथ ही जितनी भी पोस्ट उसने यहाँ पे की थी सारी उससे डिलीट करवा देता है। वो उसे यहाँ पे धमकी भी देता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। श्याओ का बिजनेस अब मेरा बिजनेस है, तो नेक्स्ट टाइम से तुमने कुछ भी उसके साथ गलत किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि श्याओ भी इस चीज़ को यहाँ पे सुन लेती है। उसे यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिर रॉबिन के साथ यहाँ पे हो क्या गया है। उसने पहली बार यहाँ पे उसका स्टैंड लिया है, क्या सच में वो उसे यहाँ पे पसंद करने लग गया है? रॉबिन भी यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। वो यहाँ पे उसे बताता भी है कि इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। श्याओ उसे यहाँ पे कुछ टाइम मांगती है, कुछ वक्त का टाइम, ताकि वो सोच समझ के उसे यहाँ पे रिप्लाई दे सके। रॉबिन भी इसके लिए यहाँ पे अग्री कर लेता है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं श्याओ यहाँ पे जिंगजाओ के एक फंक्शन में आई हुई थी जहाँ पे वो उसकी ग्रैंड मदर से मिलती है। ग्रैंड मदर जब श्याओ को यहाँ पे देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उन्हें पता है कि श्याओ अभी स्कूल में है तो वो अपनी शादी की कोई भी प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं कर सकती है, इसीलिए वो यहाँ पे उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जब ग्रेजुएट हो जाओ तब तुम अपनी शादी की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम दोनों की शादी यहाँ पे बहुत धूमधाम से हो। साथ ही ग्रैंड मदर यहाँ पे श्याओ को एक पेंडेंट यानी जो जेड का पेंडेंट होता है वो गिफ्ट भी करती है। श्याओ ये देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जिंगजाओ कुछ टाइम के बाद अपनी ग्रैंड मदर को लेके उनके रूम में चले जाता है। वो यहाँ पे अकेले इधर उधर घूमती है। वो एक कप केक यहाँ पे खाने ही जा रही थी कि तभी उसकी बहन उसके हाथ से वो कप केक गिरा देती है। इस पार्टी में उसकी स्टेप सिस्टर भी आई हुई थी। असल में उसकी स्टेप सिस्टर की भी यहाँ पे शादी बड़े ही फैमिली में यानी कि शैन फैमिली में होने वाली थी, इसीलिए शैन फैमिली के साथ साथ वो भी यहाँ पे इस पार्टी में आई हुई थी। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे इस पार्टी में आए हुए थे। वो जब अपनी बहन को यहाँ पे देखती है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई हो। जब उसकी नज़र जैसे ही उसके पेंडेंट पे यहाँ पे जाती है तब तो उसे मानो यहाँ पे शौक लग जाता है।
वो उसे कहती है कि हु फैमिली की जायदाद का हिस्सा है। हु फैमिली की ओल्डेस्ट ग्रैंड मदर ने यहाँ पे बताया था कि वो ये पेंडेंट अपनी सिर्फ ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देंगी। आखिर ये पेंडेंट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? श्याओ उसे यहाँ पे बताती है, ऑफ कोर्स तुम्हें दिख नहीं रहा है, ग्रैंड मदर ने खुद ही मुझे ये पेंडेंट गिफ्ट किया है। उसकी स्टेप सिस्टर को यहाँ पे उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता। वो उस पर आरोप लगाने लग जाती है कि तुमने ये चोरी किया है। आखिर तुम जैसी मामूली लड़की के पास ये पेंडेंट कहाँ से आएगा? वो यहाँ पे उससे वो पेंडेंट छीनने लग जाती है। अब इसी छीनातानी में यहाँ पे श्याओ उसे धक्का मार देती है, जिससे कि वो गिर जाती है। सभी का ध्यान अब यहाँ पे इन दोनों पे था। उसकी स्टेप सिस्टर सभी को यहाँ पे बताती है कि कैसे ये चोर है, उसने ये पेंडेंट चोरी किया है। अब इससे पहले कि यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ती, तभी यहाँ पे जिंग जाओ आ जाता है। श्याओ को लगता है कि वो उस पर गुस्सा करेगा क्योंकि उसने पार्टी यहाँ पे खराब कर दी, तो वो अपनी सफाई देने लग जाती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, यही मुझे चोर चोर बोल रही थी। लेकिन जिंग जाओ को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे उसे पूछता है कि क्या तुम्हें लगी तो नहीं? श्याओ बोलती है नहीं, बट मेरे गले में मुझे हर्ट हो रहा है क्योंकि इसने पेंडेंट छीनने की कोशिश करी थी। ये सुनते ही जिंग जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे यहाँ पे घर भेज देता है। उसका बॉडीगार्ड आके यहाँ पे उसके स्टेप सिस्टर के बारे में उसे बताने लग जाता है कि ये मैडम जाओ की स्टेप सिस्टर है, इनकी शादी यहाँ पे जैंग फैमिली के साथ होने वाली है, इसीलिए ये यहाँ पे इस पार्टी में आई है। साथ ही जैन फैमिली का और हु फैमिली का यहाँ पे बिजनेस डील्स चल रहा है। वो ये जब सुनता है तो वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसका किसके साथ बिजनेस चल रहा है, भले ही सैन फैमिली का हमारे फैमिली के साथ बिजनेस चल रहा हो, बट इसने मेरे वाइफ के साथ बदतमीज़ी की है तो इसकी सज़ा तो इन्हें मिलनी चाहिए यहाँ पे। इसीलिए अब वो यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड को बोल के श्याओ की स्टेप सिस्टर साथ ही जैन फैमिली को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। साथ ही जितने भी डील्स थे यहाँ पे हु फैमिली और जैन फैमिली के साथ वो भी यहाँ पे कैंसिल करा देता है। हम देखते हैं कि आज वो यहाँ पे ग्रैंड मदर के गेस्ट हाउस में ही रुकने वाले थे। एक ही रूम था, तो इसका मतलब है कि अब उन दोनों को एक साथ ही यहाँ पे सोना होगा। वो सबसे पहले तो उसके गले में यहाँ पे दवाई लगाता है और फिर उसके साथ यहाँ पे फ्लर्ट करने लग जाता है। उसे चिढ़ाता है क्योंकि अब ये दोनों यहाँ पे एक ही बेड पे सोने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती है जो कि जिंग जाओ को श्याओ के ऊपर से हटाती है और उसे डांटने लग जाती है कि तुम श्याओ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, वो भी प्रेग्नेंट है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो। जिंग जाओ भी यहाँ पे लाइक अब मैंने क्या कर दिया, क्या मैं अपनी ही वाइफ के साथ फ्लर्ट भी नहीं कर सकता? खैर रात को हम देखते हैं जहाँ पे ये दोनों सोते हैं। श्याओ यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बना देती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे सो जाते हैं। बट हम जिंग जाओ को देखते हैं जिसे कि यहाँ पे ये बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, तो वो उसे यहाँ पे हटा देता है और सोती हुई श्याओ को पकड़ के अपने क्लोज लेके वो यहाँ पे सो जाता है। मन ही मन वो यहाँ पे खुद ही से क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी बॉडी पता नहीं क्यों बट श्याओ से ज्यादा टाइम के लिए दूर नहीं रह पाती है। इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड होता है।